बच्चों कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। चलिए जी, सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सर आज क्या कराएंगे? बच्चे आज हम आपको रिवीजन कराएंगे। सर किसकी रिवीजन कराओगे? बच्चे आज हम रिवीजन कराएंगे आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर की। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर की फुल फ्लेज्ड रिवीजन करेंगे। सबसे पहले ये चैप्टर कर लेते हैं तो टेक्निकली तो ये चैप्टर दिमाग से निकल जाता है, ठीक है ना। इसलिए कॉन्सेप्चुअली सारा रिवाइज कर लेंगे एक बार। ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, हालांकि जब किया था तो बहुत टाइम लगा था क्योंकि छोटे छोटे इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, पर हमें सारे रिवाइज करने पड़ेंगे ताकि एक बार कॉन्सेप्चुअली याद आ जाए और हमें क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत ना आए। प्लस थोड़े समरी नोट्स भी बन जाएंगे तो थोड़े अच्छे फीलिंग आती है। चलिए आइए जी स्टार्ट करते हैं जी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहली बात थी सर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैं चाहता तो बच्चे क्लास नोट से भी रिवाइज करा सकता था, पर एक बार जरा लिख के प्रॉपरली रिवाइज कर लेते हैं ताकि छोटे छोटे चार्ट्स बन जाएं और बात पूरी समझ आ जाए। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो बच्चे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के मैंने दो मीनिंग सिखाए थे आपको। पहला, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि जो भी आप कैपिटल की कॉस्ट रेज करते हो, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द expected rate of return. Cost of capital is the expected rate of return of stakeholders. Cost of capital is the expected rate of return of stakeholders. Stakeholders जो रिटर्न आपसे चाहते हैं, that is your cost of capital. आप डिवेंचर इशू करते हैं तो डिवेंचर होल्डर्स को क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट। आप इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या पे करते हैं? डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करते हैं। आप कितना पे करते हैं ये मैटर नहीं करता है, वो आपसे क्या चाहते हैं, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आप कितना पे करते हैं ये मैटर नहीं करेगा, स्टेक होल्डर्स आपसे क्या चाहते हैं, दैट विल बी योर क्या? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। जो स्टेक कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द स्टेक होल्डर्स, जो स्टेक होल्डर्स आपसे चाहते हैं। सर ये क्या मतलब हुआ? हम कितना पे करते हैं, वो कितना चाहते हैं। बच्चे देखो, मान लो आपने 4 साल पहले एक डिवेंचर इशू किए थे और आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते थे 10%। आज मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 12%। सिमिलर डिवेंचर पे आज मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 12%। तो बताओ क्या आपके डिवेंचर अट्रैक्टिव है कि अनअट्रैक्टिव है? सर अनअट्रैक्टिव है। हम पे कर रहे हैं 10%, मार्केट रेट है 12%, तो कोई आपके डिवेंचर खरीदेगा ना। कोई भी आपके डिवेंचर तब खरीदेगा जब आप उनको 12% रिटर्न देंगे। तो आपको अपना डिवेंचर फेस वैल्यू से डिस्काउंट पे बेचना पड़ेगा। 100 रुपए फेस वैल्यू पे डिवेंचर कोई नहीं खरीदेगा, सब इस रेट पे खरीदेंगे कि उनका रिटर्न 12% आ जाए, क्योंकि आपने तो 10 रुपए ब्याज देना है 100 रुपए पे। तो सारे उस रेट पे खरीदेंगे कि उनका 12% रेट ऑफ रिटर्न आ जाए। तो आ गया ना। देखो कि आप क्या पे करते हैं वो मैटर नहीं करता। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द स्टेक होल्डर्स, उनको कितना चाहिए। तो यही तो ढूंढना है इस चैप्टर में। दूसरा मीनिंग हमने सीखा था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो एक ऑर्गेनाइजेशन को कमाना ही पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो एक ऑर्गेनाइजेशन को कमाना पड़ेगा अगर उसको अपने शेयर प्राइस को मेंटेन करना है तो। और ये मीनिंग बेसिकली कहां हम यूज करते हैं? कैपिटल बजटिंग के चैप्टर में हम इस मीनिंग को यूज करते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो कि कंपनी को कमाना पड़ेगा। तभी तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज यूज्ड एट डिस्काउंट रेट इन कैपिटल बजटिंग। अब तो बच्चे मैं सारा रिलेट करके पढ़ा सकता हूं ना, अब तो सारा सिलेबस हमें आता है। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो कम से कम आपको कमाना ही पड़ेगा। तभी हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एज ए डिस्काउंट रेट यूज करते हैं कि भाई इस पे डिस्काउंटिंग करके देख लो, अगर एनपीवी पॉजिटिव आती है मतलब आप इससे ज्यादा कमा रहे हैं, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लो। सो ये वाला मीनिंग इस चैप्टर में काम नहीं आता। इस चैप्टर में बेसिकली यही मीनिंग चलता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द स्टेक होल्डर्स। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द
एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो सर क्यों निकालते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल? बच्चे बेसिकली इसके लिए निकालते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बिकॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज यूज्ड एज द डिस्काउंट रेट फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज यूज्ड एज डिस्काउंट रेट फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि हम जो कैश फ्लो कमाते हैं, हमें 12% रिटर्न चाहिए इस प्रोजेक्ट से, तो हम कहते हैं कैश फ्लोज को 12% पे डिस्काउंट करके देख लो, अगर एनपी पॉजिटिव आती है मतलब आपकी रिटर्न 12 से ज्यादा है। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का बेसिक पर्पस जो होता है वो होता है कि इसको एज अ डिस्काउंट रेट हमें यूज करना है। कौन से डिसीजंस के लिए? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए। पर जो कैलकुलेशन होती है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है कि दिस इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द स्टेक होल्डर्स। दोबारा बोल रहा हूं, आप क्या पे करते हैं ये मैटर नहीं करता, स्टेक होल्डर्स आपसे क्या चाहते हैं ये मैटर करेगा। ठीक है, तो ये पहली बात हो गई। पॉइंट नंबर 2 में हमने फिर सीखा था कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते कैसे हैं। देखो, हम नोट से देख के पढ़ाने का ना मुझे तो मजा नहीं आता, मुझे तो जो लिख के पढ़ाने में मजा आता है, आपको भी देख के मजा आएगा इसको। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैं चाहूं तो क्लास नोट से भी पढ़ा सकता हूं, पर उसमें आनंद नहीं है जो आनंद लिख के पढ़ाने में है। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के बच्चे 2 स्टेप्स होते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के 2 स्टेप होते हैं। स्टेप 1 में हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल सोर्स ऑफ फाइनेंस। कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल सोर्स ऑफ फाइनेंस सर मतलब बच्चे देखो, आपने कहां से पैसा रेज किया, पैसा रेज करके क्या करना है सर? प्रोजेक्ट लगाना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में यूज करना है। तो आपने कहां से पैसा रेज किया उस तरह की आपकी कॉस्ट होगी। ये मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है ना जो आपको कमाना है, तो किस सोर्स से आप पैसा रेज करोगे उसी तरह की आपकी कॉस्ट होगी। बताओ, अगर आप डिवेंचर से पैसा रेज करते हैं तो आपको कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालना है, और कॉस्ट ऑफ डिवेंचर क्या है? केडी। अगर आप प्रेफरेंस शेयर से पैसा रेज करते हैं तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालना है, और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या है? केपी। अगर आप इक्विटी शेयर से पैसा रेज करते हैं तो आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालना है, यानी कि केई। और लास्ट में अगर आप रिटेन्ड अर्निंग से पैसा रेज करते हैं तो आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी कि केआरई। तो आप कौन से सोर्स से पैसा रेज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपकी कॉस्ट निकलेगी। निकालना क्यों है? बार बार बोल रहा हूं भाई, ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। कोई भी प्रोजेक्ट करना है, मुझे पता चले मुझे कितना कमाना है, फिर ही डिसाइड होगा कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। और स्टेप 2 में मान लो आपने एक सोर्स से पैसा नहीं रेज किया, आपने थोड़ा केडी से रेज किया, थोड़ा केपी से रेज किया, थोड़ा केई से रेज किया, थोड़ा केआरई से रेज किया, अलग अलग सोर्स से पैसा रेज किया, तो बच्चे उस सिचुएशन में आपको निकालना पड़ता है कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल ऑब्लिक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल ऑब्लिक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कौन निकालेगा? जो एक से ज्यादा सोर्स से पैसा रेज करेगा, क्योंकि उसने थोड़ा थोड़ा पैसा सबसे लिया, तो वो सारे सोर्सेज की पहले इंडिविजुअल कॉस्ट निकालेगा और फिर स्टेप 2 लगा के उनका वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालेगा। सो हमारा भी चैप्टर ऐसे ही चलता है, हम पहले सीखते हैं कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल सोर्स ऑफ फाइनेंस और फिर हम सीखते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, सो आइए, क्लास में हमने एक एक सोर्स को पकड़ा था और अच्छी तरह से उसको धोया था, तो आइए एक एक सोर्स को पकड़ते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 3, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स यानी कि केडी। फिर से बार बार लॉजिक याद दिलाता रहूंगा। कौन निकालेगा केडी? सर केडी वो निकालेगा जिसने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए पैसा डिबेंचर से रेज किया है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि मेरा मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, इसलिए वो क्या निकालना चाहेगा? केडी निकालना चाहेगा। ठीक हो गई बात? मैंने कहा बिल्कुल ठीक। तो सर केडी कैसे निकलेगा? बच्चे डिपेंड करेगा आपने कौन से डिबेंचर इशू किया है। तो जिस तरह के डिबेंचर इशू करोगे उसी तरह का केडी निकलेगा।
सर कौन से डिबेंचर मतलब? बच्चे 4 तरह के तो डिबेंचर्स ही होते हैं, तो इसको हमने फर्दर 4 हिस्सों में पढ़ना है। सबसे पहले हम सीखेंगे कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर्स, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर्स। दूसरा हम सीखेंगे कॉस्ट ऑफ redeemable debentures, cost of redeemable debentures। तीसरा हम सीखेंगे कॉस्ट ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स। और पांचवा हम सीखेंगे कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। सर पांचवा कहां से आ गया, चौथा है, वो एक ही बात है। तो 4 तरह के डिबेंचर्स होते हैं, इसलिए बच्चे इसको अलग अलग तरीके से सीखा जाता है, सबका केडी निकालने का तरीका अलग है। ठीक है, सो आइए एक एक का केडी हम लोग निकालना सीखते हैं। एक सेकेंड, चलिए जी। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर्स कैसे निकालते थे? सर पहले फॉर्मूला याद करा दूं, फिर लॉजिक याद करा देते हैं। तो केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100। केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100, यही था केडी। सर ये क्या फॉर्मूला था, हमें याद नहीं आ रहा। बच्चे लॉजिक तो हम पूरे पूरे देंगे आपको, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एक को समझा दूं। पहले तो मैं एक ओवरऑल बात बता दूं जो मैं क्लास में हमेशा बताता हूं। जब भी आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहे हैं, जब भी आप क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहे हैं, तो समझ लो कि आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, आप आईआरआर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। पहले तो एक बात को पल्ले बांध लो, जब भी आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने जा रहे हैं तो समझ लो आप क्या निकालने जा रहे हैं, आप आईआरआर निकालने जा रहे हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और जिसको आईआरआर भूल गया है वो जाके आईआरआर को रिवाइज कर ले, वो हमने बेसिक्स में आपको कराया हुआ है सारा आईआरआर। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने जा रहे हैं मतलब आईआरआर निकालने जा रहे हैं। इररिडीमेबल डिबेंचर क्या है? आज आपने डिसाइड किया कि एक 100 रुपए की फेस वैल्यू का डिबेंचर इशू करेंगे और इशू करेंगे प्रीमियम पे, तो 2 रुपए का प्रीमियम होगा। जब हम 2 रुपए का प्रीमियम ऐड करते हैं तो बच्चे वो क्या निकल के आता है, वो निकल के आता है आपका इशू प्राइस। जब आप 2 रुपए का प्रीमियम ऐड करते हैं वो निकल के आता है क्या, इशू प्राइस। अब बच्चे इशू करने पे खर्चे भी होते हैं, तो माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, तो मान लो 1 रुपया पर डिबेंचर तो खर्चा ही आ जाएगा, तो आपकी जेब में आएगा 101। दिस 101 इज नोन एज द नेट प्रोसीड्स। दिस 101 इज नोन एज क्या, नेट प्रोसीड्स। अब मैंने पूछा जी इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपने कहा जी 12% ब्याज का रेट है, 12% ब्याज का रेट है। ओके, सो लाइफ क्या है, इररिडीमेबल डिबेंचर है, अनगिनत समय तक हम क्या देते रहेंगे, इंटरेस्ट देते रहेंगे। हर साल कितना ब्याज देंगे, 12। कैसे 12, 100 का 12%, क्योंकि ब्याज हमेशा किस वैल्यू पे पे होता है, फेस वैल्यू पे पे होता है। तो 100 का 12% यानी कि 12 रुपए ब्याज हम देते रहेंगे। मैं कहता हूं बताओ ये डिबेंचर की कॉस्ट मुझे क्या पड़ रही है, ये डिबेंचर की कॉस्ट मुझे क्या पड़ रही है। तो बच्चे आईआरआर निकालना है, और हमें पता है एट आईआरआर पीवीसीआई इज इक्वल टू पीवीसीओ। आप कंपनी ने ये डिबेंचर इशू करे हैं, तो आज कंपनी की जेब में 101 आया है, तो दिस इज योर पीवीसीआई। आज कंपनी की जेब में 101 आया है, और इस 101 के बदले में 12 12 12 12 इन्फिनिटी तक पे करना है, तो दैट इज इंटरेस्ट पे करना है। पर रुको, इंटरेस्ट के ऊपर तो टैक्स की सेविंग भी मिलती है, इसलिए मान लो 30% टैक्स का रेट है, 30% टैक्स का रेट है, तो नेट तो आपकी जेब से 8.4 ही जाएगा, और ये 8.4 अनगिनत समय तक जाएगा। उसकी पीवी निकालनी है, इनफाइनाइट की पीवी कैसे निकालते हैं, सी बाय आर। तो सी इज कैश फ्लो, आर इज डिस्काउंट रेट, तो बच्चे वो आर ही तो ढूंढना है, और उसी आर का नाम है केडी। तो केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी
डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, आंसर हमें आता है। इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया। सो ये है फॉर्मूला क्या निकालने का, केडी निकालने का। तो केडी में इंटरेस्ट आया। पहली बात, इंटरेस्ट हमेशा किस पे होता है, इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड एट फेस वैल्यू। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे होता है। दूसरी बात, फ्लोटेशन कॉस्ट अगर परसेंटेज में दी है, क्वेश्चन कहता है 2% फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो ये 2% हमेशा इशू प्राइस का होता है। फ्लोटेशन कॉस्ट इज ऑलवेज चार्ज ऑन क्या, इशू प्राइस। ये सब बातें कॉपी पे लिखवाई हुई है, अभी मैं बोलूंगा, रिवाइज करने के बाद एक बार कॉपी के नोट्स पढ़ लो, आपका काम हो गया। फ्लोटेशन कॉस्ट इज ऑलवेज चार्ज ऑन क्या, इशू प्राइस। तो फ्लोटेशन कॉस्ट इशू प्राइस के ऊपर है। अगर सवाल कहे 2% फेस वैल्यू का है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। पर अगर वो कह रहा है कि 2% इशू प्राइस का लगाना है, तो फिर इशू प्राइस का ही लगाना है। ठीक है, सो ये दूसरी बात का ध्यान रखना है। तीसरा, ये जो टी है, टी ये कौन सा टी होता है, पर्सनल टैक्स रेट के कॉर्पोरेट टैक्स रेट। सर ये होता है कॉर्पोरेट टैक्स रेट, पर्सनल टैक्स रेट नहीं होता। ये क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया। सो पहला फॉर्मूला बड़ा क्लियर है। इररिडीमेबल डिबेंचर्स हैं तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, केडी इज इक्वल टू क्या, इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी। 1 माइनस टी क्यों किया, बिकॉज अगर मैं 10 रुपए ब्याज देता हूं तो 3 रुपए बच जाते हैं, तो मेरी जेब से तो 7 रुपए ही जाते हैं। तो इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। क्लियर। दूसरी बात, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स कैसे निकलेगा सर। सर रिडीमेबल का क्या मतलब होता है कि हमें डिबेंचर्स का पैसा समय पे जाके वापस करना पड़ेगा। हमें डिबेंचर्स का पैसा एक समय पे जाके वापस करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड रिडीमेबल डिबेंचर्स। अब रिडीमेबल डिबेंचर्स फर्दर दो तरह के होते हैं। रिडीमेबल डिबेंचर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। पहले होता है लमसम रिडम्पशन, लमसम रिडम्पशन, और दूसरा होता है रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स फर्दर दो तरह के हैं। पहला कौन सा है, लमसम रिडम्पशन, और दूसरा कौन सा है, रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स। सर लमसम रिडम्पशन मतलब आज आपने डिबेंचर इशू किए, आज आपने डिबेंचर इशू किए, आपने कहा जी हम 5 साल बाद पैसा वापस करेंगे। आज आपने डिबेंचर इशू किए, हम 5 साल बाद पैसा वापस करेंगे, लमसम रिडम्पशन। आज आपने 100 रुपए की फेस वैल्यू का डिबेंचर इशू किया, आपने कहा हम हर साल 20-20 रुपए वापस करेंगे, दिस इज कॉल्ड रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स। आज आपने 100 रुपए का डिबेंचर इशू किया, आपने कहा हम हर साल 20-20 रुपए वापस करेंगे, दिस इज कॉल्ड रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स। अब इनका केडी कैसे निकालना है, सो ध्यान से सुनिएगा। लमसम रिडम्पशन का केडी कैसे निकलता है बच्चे, इसके फर्दर 2 तरीके हैं। लमसम रिडम्पशन का केडी निकालने के 2 मेथड है, तो इस चार्ट में सब कुछ समा जाएगा। लमसम रिडम्पशन का केडी निकालने के 2 मेथड है। पहला होता है आईआरआर मेथड, जिसका दूसरा नाम होता है वाईटीएम मेथड, जिसका तीसरा नाम होता है प्रेजेंट वैल्यू मेथड, और दूसरा मेथड है अप्रोक्सीमेट मेथड। आईआरआर मेथड, वाईटीएम मेथड या पीवी मेथड, और दूसरा मेथड कौन सा है, अप्रोक्सीमेट मेथड। ठीक है सर, तो कैसे निकालते हैं सर इस सिचुएशन में आईआरआर। सो बच्चे देखो, मैं काम करूं, इस पेज के ना डायमेंशंस थोड़े से मैं चेंज करता हूं, इससे चार्ट्स बनाने ना थोड़ा इजी हो जाएगा। 1 सेकंड रुकिए। हाँ ये फिर भी ठीक है, क्योंकि ना इससे चार्ट बनाना थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए, नहीं तो ये बड़े बड़े जो होते हैं ना, इसमें चार्ट बनाना बड़ा मुश्किल। अब एक तो चलो बन गया, कोई बात नहीं। सो आईआरआर मेथड और पीवी मेथड। सर आईआरआर मेथड क्या है, सिंपली केडी इज इक्वल टू आईआरआर। आईआरआर निकाल दो सर, मतलब केडी इज दैट रेट वेयर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरेस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडीमेबल वैल्यू इज इक्वल टू नेट प्रोसीड्स।
KD is that rate where present value of interest plus present value of net proceeds is equal to the क्या net proceeds. मतलब calculation of IRR in case of unequal cash flows using hit and trial model. ये करना है calculation of IRR in case of unequal cash flows using हिट एंड ट्रायल मॉडल. तो आईआरआर निकालना है अनइक्वल कैश फ्लोज के केस में यूजिंग हिट एंड ट्रायल मॉडल. सर थोड़ा सा याद दिलाओ, याद नहीं आ रहा. इधर देखो, आज आपने 100 रुपए की फेस वैल्यू का डिबेंचर इशू किया. आपने कहा जी प्रीमियम लेंगे 3 रुपए का, तो इशू प्राइस हो गया 103. आपने कहा जी 1 रुपए की तो फ्लोटेशन कॉस्ट आ जाएगी, तो जेब में आएगा कितना 102. 12% ब्याज है, 5 साल लाइफ है. 12% ब्याज है और 5 साल लाइफ है, तो हर साल 12 रुपए इंटरेस्ट पे करेंगे. और ऑफ कोर्स इनटू क्या हो जाएगा 1 माइनस टी एंड ऑल दैट सबके साथ. और लास्ट में बच्चे रिडीमेबल वैल्यू भी तो देनी है. अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो रिडीमेबल वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू क्या फेस वैल्यू. तो मान लो रिडीमेबल वैल्यू आपकी 100 रुपए है, तो व्हाट इज केडी. केडी इज दैट रेट वेयर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडीमेबल वैल्यू इज इक्वल टू नेट प्रोसीड्स. और हिट एंड ट्रायल चलाना है. और मैंने कहा है हमारे पेपर के ज्यादातर आंसर जो हैं वो 10 और 15 के बीच में आ जाते हैं. 1 माइनस टी के कारण कई बार ये रेट गिर सकता है, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा. तो हमने इसके स्टेप्स लिखवाए थे. स्टेप नंबर 1 होता है कि आप किसको आइडेंटिफाई करिए, कैश फ्लो को आइडेंटिफाई करिए. तो हम क्या करते होते थे याद है, ईयर कैश फ्लो अमाउंट. जैसे 1 से लेकर 5 साल तक आप क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट कितना 12, 30% टैक्स रेट, तो ये हो गया आपका कितना 8.4. फिर 5th ईयर में आएगी क्या रिडीमेबल वैल्यू कितनी 100 रुपया. और इन सबकी पीवी को किसके इक्वेट करना है, नेट प्रोसीड्स के इक्वेट करना है. दिस इज आईआरआर. क्लियर है. सो अगर बच्चे आपको पीवी मेथड लगाना है या वाईटीएम मेथड लगाना है या आईआरआर मेथड लगाना है, तो सिंपली आपको आईआरआर निकालना है. अगर क्वेश्चन कहे या अगर अप्रोक्सीमेट मेथड लगाना है, तो ये देसी मेथड होता है. ये मेथड क्या करता है, और जरा इसी क्वेश्चन पे हम अप्रोक्सीमेट मेथड लगाते हैं. ये मेथड कहता है केडी इज इक्वल टू एवरेज एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एवरेज अमाउंट इनटू 100. ये देसी मेथड है. कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है, सोचो 5 साल तक ब्याज देना है, तो इसकी एवरेज कितनी है 12. ये तो 5 साल का ना, 1 साल का बताओ 12 प्लस 12 प्लस 12 डिवाइड बाय 5 कितना 12. तो केडी इज इक्वल टू सबसे पहले आएगा इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी. इंटरेस्ट अपने आप में एक एवरेज है, प्लस आपने आज इशू किया 102 रुपए पे, मान लो रिडीमेबल वैल्यू 105 है, तो 3 रुपए ये भी आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये भी आपका खर्चा है. अगर आज आपने 102 रुपए लिए हैं और 105 वापस कर रहे हैं, तो 3 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो ये 3 रुपए भी आपका खर्चा है. दिस इज कॉल्ड आरवी माइनस एनपी. 3 रुपए खर्चा है कितने साल का 5 साल का, डिवाइडेड बाय एन होगी एवरेज इनकम. तो एवरेज पर एनम एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एवरेज अमाउंट. शुरू में 102 लगा के लास्ट में 105 वापस करें, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100. एवरेज अमाउंट मतलब आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय एन. दिस इज द ग्रेट फॉर्मूला, ग्रेट तो नहीं बोलना चाहिए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ केडी. और अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला कहता है केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100. और सर अगर सवाल साइलेंट है तो आपने अप्रोक्सीमेट मेथड ही लगाना है. इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन ऑलवेज अप्लाई अप्रोक्सीमेट मेथड. आईआरआर मेथड से तभी पंगा लीजिए अगर सवाल आईआरआर लगाने को बोले, अदरवाइज आपको आईआरआर मेथड से पंगा लेने की जरूरत नहीं है. क्लियर हो गया. सो ये था हमारा पहला रिडीमेबल डिबेंचर्स के केस में पहला कौन सा, लम सम रिडम्पशन. दूसरा होता है रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स. बच्चे इसका एक ही मेथड है.
रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स में एक ही मेथड है, आईआरआर मेथड, वाईटीएम मेथड और पीवी मेथड। इसका एक ही मेथड है, इसका कोई मेथड नहीं है, मतलब केडी इज दैट रेट, सेम बात यहां भी छाप दूंगा, केडी इज दैट रेट, केडी इज दैट रेट, KD is equal to IRR in case of unequal cash flows using hit and trial model। बस एक ही फर्क होगा। अब सवाल कुछ इस तरह का होगा, वो कहेगा, इधर देखो, कि हमने 5 किस्तों में ये पैसा वापस भी करना है, हमें 5 किस्तों में ये पैसा वापस भी करना है। सो ध्यान से देखना, अब आपके कैश फ्लोज कैसे बनेंगे। अब आपके कैश फ्लोज कुछ इस तरह से होंगे, 100 रुपया 5 किस्तों में वापस करना है तो 20-20 रुपया वापस होगा, तो रिडीमेबल वैल्यू हट जाएगी, 20-20 रुपया वापस होगा। अब जो इंटरेस्ट निकलेगा वो बड़े ध्यान से निकलेगा, हर साल के कैश फ्लोज अलग अलग होंगे। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 100 का 12%, पहले साल 12, दूसरे साल 20 तो दे दिया, तो 80 का 12% 9.6, फिर 60 का 12% 7.2, फिर 40 का 12% 4.8, और फिर 20 का 12% 2.4, और सबके साथ क्या करना है, 1 माइनस टी, और इन सबको किसके साथ इक्वेट करना है, नेट प्रोसीड्स के इक्वेट करके क्या निकालना है, आईआरआर निकालना है। सो प्लीज आईआरआर निकालना अगर भूल गया है तो टाइम वैल्यू मनी को जाके रिवाइज कर लीजिए, क्लियर है। सो आपको याद आ जाएगा आईआरआर कैसे करते हैं। सो केडी इज दैट रेट वेयर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडीमेबल वैल्यू इज इक्वल टू द नेट प्रोसीड्स। ठीक, सो रिडीमेबल इंस्टॉलमेंट्स में तो बच्चे कुछ खास नहीं है, इसका एक ही मेथड होता है। फिर आता है कॉस्ट ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, इसका भी एक ही मेथड है, कौन सा, पीवी मेथड, आईआरआर मेथड और वाईटीएम मेथड। इसमें भी एक ही मेथड होता है, इसमें कोई दो मेथड का सवाल नहीं है। और इस सिचुएशन में केडी किसके बराबर है, यहां भी आईआरआर निकालना है, तो केडी इज दैट रेट, कैलकुलेट आईआरआर, केडी ना लिखो, यहां आईआरआर निकालना है इन केस ऑफ क्या, सिंगल कैश फ्लो, आईआरआर इन केस ऑफ सिंगल कैश फ्लो। बच्चे जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड कुछ इस तरह के होते हैं, इधर देखो, कि आज आप 100 रुपया लगाइए, आज आप 100 रुपया लगाइए, 5 साल नजर ना आइएगा, और 4 बन गए, चलो 4 बन गए, 4 साल नजर ना आइएगा और 4 साल बाद आके 200 लेके जाइएगा। आज आप 100 रुपया लगाइए, 4 साल नजर नहीं आना, 4 साल बाद आके 200 ले जाना, सवाल कहेगा केडी निकाल दो। जीरो कूपन, ब्याज कोई नहीं देगा, ये ब्याज कोई नहीं देगा, ये इंटरेस्ट रेट का दूसरा नाम है क्या, कूपन रेट। इंटरेस्ट रेट का दूसरा नाम है क्या, कूपन रेट। तो ब्याज कोई नहीं देगा, ये बस आईआरआर निकालना है। तो कौन से रेट पे, ये 100 और 200 बराबर हो जाएंगे, सिंगल कैश फ्लो का आईआरआर निकालना है। तो इस सिचुएशन में भी एक ही मेथड लगता है, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू मेथड या आईआरआर मेथड। क्लियर। लास्ट होते हैं बच्चे कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का केडी कैसे निकाला जाता है। इसके फर्दर दो मेथड है, इसके फर्दर दो मेथड है। पहला तो है वही अप्रोक्सीमेट मेथड, और दूसरा है कौन सा, आईआरआर मेथड या वाईटीएम मेथड या प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इसके फर्दर दो मेथड है, पर यहां एक नवा पंगा होता है, कैलकुलेशन सेम एज लमसम रिडम्पशन, सारी कैलकुलेशन लमसम रिडम्पशन जैसी है, एक्सेप्ट सिर्फ एक पॉइंट का पंगा है, बाकी सारे का सारा कैलकुलेशन यही है, लमसम रिडम्पशन के ही दोनों मेथड वाली कैलकुलेशन है, बस एक ही पॉइंट का पंगा है। सर वो पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना, इधर आओ, उस पॉइंट को समझ रहे हैं कि जिस एक पॉइंट का पंगा है। सर आप इसको मिटा क्यों रहे हैं बच्चे, क्योंकि मैं ये नोट्स आपको भेजूंगा ना, तो गंदगी सारी हटा के फिल्टर करके आपको भेजूंगा। ये सारे एग्जाम्पल तो आपने कॉपी पे किए हुए हैं, सो ये आपको नहीं चाहिए होंगे। अब ध्यान से सुनना, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं, क्योंकि ये ऑफ लेट पेपर में आ जाता है। सो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या है, आज आपने 100 रुपए की फेस वैल्यू का डिबेंचर इशू किया 2 रुपए प्रीमियम पे,
मान लो कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, तो आपका इशू प्राइस या नेट प्रोसीड्स कितना हो गया 102। आपने कहा जी 4 साल बॉन्ड की लाइफ होगी और हम इंटरेस्ट पे करेंगे इस पे 8%। तो 100 का 8% हर साल का ब्याज कितना हो गया 8 रुपए। हम 100 का 8% हर साल कितना ब्याज पे करेंगे 8 रुपए का इंटरेस्ट हम लोग पे करेंगे। 4 साल बाद होल्डर के पास ऑप्शन होगी, होल्डर के पास ऑप्शन होगी कि वो चाहे तो कैश में रिडीम करवा ले और हमसे 105 रुपए कैश ले ले, नहीं तो अपने बॉन्ड्स को कन्वर्ट करवा ले किसमें इक्विटी शेयर्स में। चाहो तो कैश ले लो या फिर अपने बॉन्ड्स को कन्वर्ट करवा लो किसमें इक्विटी शेयर्स में। किसके पास ऑप्शन है होल्डर के पास ऑप्शन है। और वो कह रहा है हम एक बॉन्ड के 5 शेयर्स बना देंगे, हम एक बॉन्ड के 5 शेयर्स बना देंगे। सो बच्चे अब प्रॉब्लम ये होती है कि इस बॉन्ड की रिडीमेबल वैल्यू क्या है, क्योंकि बाकी सब तो सेम है पर इस बॉन्ड की रिडीमेबल वैल्यू है। क्योंकि अगर वो कैश में रिडीम कराते हैं फिर तो 105 रुपए है, पर अगर वो शेयर्स में जाते हैं तो रिडीमेबल वैल्यू कुछ और है। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के केस में हमें क्या ढूंढनी पड़ती है रिडीमेबल वैल्यू ढूंढनी पड़ती है। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के केस में हमें रिडीमेबल वैल्यू ढूंढनी पड़ती है। कैसे ढूंढेंगे सिंपल है, आज खड़े होके अंदाजा लगाइए कि 4 साल बाद बॉन्ड होल्डर्स को किसमें फायदा नजर आ रहा होगा, और जहां बॉन्ड होल्डर को फायदा नजर आएगा वही काम बॉन्ड होल्डर करेगा। ठीक है, अब कैसे, क्वेश्चन कहेगा आज शेयर का मार्केट प्राइस है 15 रुपए और शेयर की एनुअल ग्रोथ रेट है मान लो 18%। आज शेयर का मार्केट प्राइस है 15 रुपए और अगर उसने तंग करना होगा तो ये P0 भी नहीं देगा और वो कहेगा निकालो पहले P0 निकालो, क्योंकि केई में हम P0 निकालना सीखते हैं। आज शेयर का मार्केट प्राइस है 15 रुपए और ग्रोथ रेट कितनी है 18%। वो कहेगा निकाल लो कि 4 साल बाद शेयर का प्राइस कितना होगा। तो आओ जरा निकालते हैं, 15 में 4 साल की 18% ग्रोथ जोड़िए तो यहां पे बच्चे शेयर का प्राइस हो जाएगा 29 रुपए और एक बॉन्ड के 5 शेयर बन जाएंगे तो शेयर होल्डर्स को 145 मिलेगा। तो जल्दी बताओ शेयर होल्डर कैश लेगा कि शेयर लेगा। आज क्या लगता है, कल को जो मर्जी हो जाए, मन में आएगा कल को शेयर का भाव गिर भी तो सकता है, भाड़ में जाए। आज आपको क्या लगता है, आज लगता है कि वो शेयर लेगा। तो आपकी रिडीमेबल वैल्यू इज कैश रिडीमेबल वैल्यू और कन्वर्जन वैल्यू विच एवर इज हायर। कैश रिडीमेबल वैल्यू और कन्वर्जन वैल्यू विच एवर इज हायर। क्लियर हो गया। सो इसमें एक ही पंगा होता है कि रिडीमेबल वैल्यू is higher of the following two. Redeemable value is higher of the following two. पहला कैश रिडीमेबल वैल्यू और कन्वर्जन वैल्यू। कैश रिडीमेबल वैल्यू और कन्वर्जन वैल्यू, तो जो भी आपकी कैश रिडीमेबल वैल्यू है और कन्वर्जन वैल्यू विच एवर इज हायर। कन्वर्जन वैल्यू के लिए आपको 4 साल बाद के शेयर का क्या निकालना पड़ेगा प्राइस, और अगर सवाल ने तंग करना है तो वो P0 भी नहीं देगा, वो D1 डिवाइड बाई KE माइनस G, याद है। वो कहेगा ये फॉर्मूला लगाओ और क्या निकाल लो P0 निकाल लो, फिर वो KE भी नहीं देगा, वो RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, वो G भी नहीं देगा, G का B इंटू ROE। सर ये क्या है, ये सब आगे के पॉइंट्स है, टेंशन को लेते हो, अभी याद आ जाएगा। ठीक है, मतलब तंग करना है तो वो जितना मर्जी कर सकता है। क्लियर होगी ना बात। सो ये बच्चे हमारा पहला खत्म हो गया कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। एक मैंने और कराया था क्लास में, यहां लिख देता हूं, कॉस्ट ऑफ फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलो मैं अलग से कराया था क्योंकि उसका क्वेश्चन कभी आया नहीं पेपर में, ये सारे तो हैं। अब फ्लोटिंग रेट क्या होता है, कई बार क्या होता है
बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट जो होता है वो फ्लोटिंग रेट होता है। सर फ्लोटिंग मतलब फिक्स नहीं होता। हम तो जितने क्वेश्चंस करते हैं हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, मतलब रेट फिक्स है। पर कई बार रेट फ्लोटिंग होता है। फ्लोटिंग मतलब रेट को किसी बेंचमार्क रेट के साथ अटैच कर दिया जाता है। जैसे आजकल हमारे देश में चलता है रेपो रेट। बैंकों को बोला गया है जो भी आरबीआई का रेपो रेट होगा, सर रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट पे आरबीआई बैंकों को उधार देता है, आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, जिस रेट पे, कहीं ना कहीं मतलब फाउंडेशन में, जिस रेट पे आरबीआई बैंकों को उधार देता है दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। अब मान लो बैंक को मिला है 8%, तो आरबीआई ने बैंकों को बोल दिया है कि आप रेपो रेट में स्प्रेड ऐड करके अपना इंटरेस्ट रेट बनाएंगे। रेपो रेट में स्प्रेड ऐड करके क्या बनाएंगे? इंटरेस्ट का रेट बनाएंगे। अब मान लो रेपो रेट है 6% और एसबीआई कहता हम तो 3% का स्प्रेड लेंगे, तो ये हो गया 9%। हर 2 महीने बाद आरबीआई रेपो रेट को रिव्यू करता है कि रेपो रेट को चेंज करने की जरूरत तो नहीं है। मान लो रेपो रेट बढ़ के हो गया 7%, तो बच्चे आपके डिवेंचर का रेट या लोन का रेट हो जाएगा 10%। दिस इज कॉल्ड फ्लोटिंग रेट। तो सर इसका हमारे सवाल में क्या फर्क है? सिर्फ एक क्वेश्चन बोलेगा, सारा कुछ सेम होगा, वो कहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लिबर प्लस 2%। सर लिबर, बच्चे बेंचमार्क तो कोई भी हो सकता है ना, जरूरी थोड़ा रेपो रेट ही है। बड़े सारे होते हैं, लिबर होता है, पीएलआर होता है, बेस रेट होता है, बड़ा कुछ होता है। लिबर होता है लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। सो बेंचमार्क तो कोई भी हो सकता है ना। सो बेंचमार्क में 2% और कह रहा है लिबर 4% है, तो बताओ आपके ब्याज का रेट कितना हो गया? 6%। दैट्स इट, खत्म। तो फ्लोटिंग रेट अगर आता है तो बेंचमार्क सवाल दे देगा, बेंचमार्क में क्या जोड़ देना? स्प्रेड जोड़ देना, आपके ब्याज का रेट आ जाएगा। क्लियर हो गया? सो दैट्स इट। बाकी मैं होगा तो इन चारों में से ही कोई ना, या वो रिडीमेबल होगा, या वो इररिडीमेबल होगा, या जीरो कूपन बॉन्ड होगा, या वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होगा। होगा तो इन चारों में से ही कोई एक, पर वो कौन सा होगा वो देखना पड़ेगा। बस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो फ्लोटिंग होगा और आपको एक रेट निकालना पड़ेगा। वो बेंचमार्क दे देगा, स्प्रेड दे देगा, बेंचमार्क में स्प्रेड ऐड करके आप क्या निकाल लीजिएगा? फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिएगा। क्लियर? फिर एक छोटी सी बात और याद रखनी है, कई बार रेट दिया रहता है 700 बेसिस पॉइंट्स, कि ब्याज का रेट है 700 बेसिस पॉइंट, तो आपको याद रखना है कि 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1% होता है। तो 700 बेसिस पॉइंट कितना हो गया? 7%। फिर इंटरेस्ट का दूसरा नाम होता है क्या? कूपन रेट या कूपन रेट। जैसे यहां लिखा है जीरो कूपन बॉन्ड, तो ये इंटरेस्ट का दूसरा नाम है कूपन रेट या कूपन रेट। एक आखिरी बात का और ध्यान रखना है, इन केस ऑफ existing debentures replace net proceeds with market price. In case of existing debentures replace net proceeds with market price। बच्चे ये ध्यान से सुन लो, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है इस पॉइंट को लेके, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन रहे इस पॉइंट को लेके। सो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो बच्चे, ये जो नेट प्रोसीड्स होता है ना, नेट प्रोसीड्स का मतलब होता है आज आप डिबेंचर इशू करेंगे, फ्रेश इशू करेंगे, और फ्रेश इशू के केस में आपकी जेब में कितना पैसा आएगा। दिस इज कॉल्ड नेट प्रोसीड्स। कि आज आप डिबेंचर इशू करेंगे, फ्रेश इशू करेंगे, आपकी जेब में जो पैसा आएगा दैट इज कॉल्ड नेट प्रोसीड्स। मान लो कंपनी ने 10 साल के डिबेंचर जारी किए, 4 साल हो चुके हैं, 10 साल के टोटल डिबेंचर हैं, कितने साल हो चुके हैं? 4 साल हो चुके हैं। वो यहां पे केडी निकालना चाहता है, तो बच्चे आप नेट प्रोसीड्स थोड़ा मिलेगा। वो यहां पे केडी निकालना चाहता है, पर डिबेंचर तो पुराने इशू हो रखे हैं, तो यहां पे आपको नेट प्रोसीड्स नहीं मिलेगा। यहां पे आपको लेना पड़ेगा मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर, कि आज इस डिबेंचर का बाजार में भाव क्या चल रहा है। और अगर फ्लोटेशन कॉस्ट दी है तो यहीं से ही क्या माइनस कर दी जाएगी? फ्लोटेशन कॉस्ट भी माइनस कर दी जाएगी। क्लियर हो गई बात? सो मार्केट प्राइस लेना है नेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स।
इन केस ऑफ न्यू डिबेंचर्स आप क्या लेंगे, नेट प्रोसीड्स। इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स हम नेट प्रोसीड्स को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, मार्केट प्राइस के साथ। ठीक है, सो बहुत लंबी कहानी हो गई, पर क्लास में भी हमने ये सारी कहानियां गढ़ी हुई हैं, केडी को लेके एक एक बात हमने डिस्कस करी हुई है। तो आज हमारा पहला पॉइंट डिस्कस हो गया, आज मतलब पहला पॉइंट डिस्कस हो गया, हाउ टू कैलकुलेट केडी। केडी और केई में ही थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी तो मामला इजी ही होता है। ओके, सो पहला हो गया जी केडी। अब बात करते हैं केपी। पॉइंट नंबर 4, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल केपी। प्रेफरेंस शेयर्स को क्या पे करते हैं, डिविडेंड। तो इसमें कुछ नया नहीं है, सारा कुछ केडी जैसा है, बस इंटरेस्ट की जगह आ जाएगा डिविडेंड, और यहाँ 1 - t नहीं होता। क्यों, बिकॉज डिविडेंड खर्चा नहीं मानते, एप्रोप्रिएशन मानते हैं, तो इसके ऊपर टैक्स की कोई सेविंग्स नहीं होती। बाकी सब कुछ सेम है, बट स्टिल एक बार मैं चार्ट जरूर बना दूंगा। तो यहाँ कितने सिचुएशन है सर बच्चे, यहाँ दो ही तरह के केपी निकालना होता है। पहला होता है कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और दूसरा होता है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल और कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो सिंपल फॉर्मूला, केपी इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स ऑब्लिग मार्केट प्राइस। सेम लॉजिक कि भाई अगर तो पुराने प्रेफरेंस शेयर हैं तो मार्केट प्राइस यूज होगा, बट अगर नए प्रेफरेंस शेयर हैं तो नेट प्रोसीड्स। अच्छा सर एक बात बताओ कि डिविडेंड पर शेयर लेना है, नेट प्रोसीड पर शेयर लेना है कि ओवरऑल लेना है। बच्चे जो मर्जी ले लो, आंसर आ जाएगा। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर एक जैसे रखना। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड पर शेयर है तो नेट प्रोसीड्स भी पर शेयर, प्रेफरेंस डिविडेंड टोटल है तो नेट प्रोसीड्स भी टोटल। लॉजिक वही है, आईआरआर निकाल रहे हैं इन केस ऑफ परपेचुअल कैश फ्लोस। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, अगेन दो मेथड, नहीं रिडीमेबल दो तरह के। पहला लमसम रिडम्पशन, लमसम रिडम्पशन, ये पी पता नहीं बार बार क्यों जुड़ जाता है, लमसम रिडम्पशन, और दूसरा रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स। सारा कुछ सेम है, लमसम रिडम्पशन और रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स। सो लमसम रिडम्पशन के केस में दो मेथड है, सेम ही है सारा कुछ। पहला अप्रॉक्सीमेट मेथड और दूसरा वाईटीएम मेथड। सर वाईटीएम क्यों बोलते हैं बच्चे, मैंने कहा था सीए फाइनल में इसका जवाब देंगे। वाईटीएम होता है यील्ड टू मैच्योरिटी, तो वाईटीएम क्यों बोलते हैं इसका जवाब आपको सीए फाइनल में देंगे। तो अप्रॉक्सीमेट मेथड में बताओ क्या फॉर्मूला है, सिंपल, केपी इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड 1 - t तो करना नहीं, प्लस आरवी माइनस एनपी ऑब्लिग एमपी डिवाइडेड बाय एन लाइफ होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 एनपी ऑब्लिग एमपी। क्लियर। और वाईटीएम मेथड में तो पता ही है अब क्या निकालना है, आईआरआर निकालना है। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कौन सा मेथड लगाना है, अप्रॉक्सीमेट मेथड ही लगाना है। यहां लिख देते हैं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको अप्रॉक्सीमेट मेथड ही लगाना है। पर रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स के केस में तो बच्चे एक ही मेथड होता है, वाईटीएम मेथड। मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, आईआरआर इन केस ऑफ अनइक्वल कैश फ्लोस। आईआरआर इन केस ऑफ क्या, अनइक्वल कैश फ्लोस। सो अनइक्वल कैश फ्लोस का क्या निकालना है, आईआरआर निकालना है। दैट्स इट। क्लियर हो गया।
सो ये है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो केडी हो गया। अच्छा, दोनों में एक चीज कॉमन है, इफ देयर इज नो फ्लोटेशन कॉस्ट, नो प्रीमियम ऑब्लिक डिस्काउंट, अगर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, प्रीमियम डिस्काउंट नहीं है और इररिडीमेबल है तो फिर आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती, आपका सीधा ही आंसर आ जाता है। केडी इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी और केपी इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। तो यहां आपको किसी तरह के कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती, आपका वैसे ही आंसर आ जाता है। सो केडी इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी और केपी इज इक्वल टू क्या, रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। अब फॉर्मूला लगा के भी करिए तब भी आंसर आ जाएगा, पर क्या करना है, इररिडीमेबल है, ना कोई फ्लोटेशन कॉस्ट है, ना कोई प्रीमियम डिस्काउंट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी। हमारे ज्यादातर सवाल तो ऐसे ही हो जाते हैं। ठीक है सर, पता कैसे लगता है रिडीमेबल है कि इररिडीमेबल है? बच्चे, अगर लाइफ दी हुई है तो रिडीमेबल है, अगर लाइफ नहीं दी हुई तो इररिडीमेबल है, सिंपल। अगर लाइफ दी हुई है तो रिडीमेबल है, और अगर लाइफ नहीं दी हुई तो आप लाइफ अज्यूम थोड़ा कर लोगे, तो फिर आप क्या मानते हैं, इररिडीमेबल ही मानते हैं। ठीक है, सो ये दूसरा हो गया। नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, नंबर 5, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल केई। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल केई। बच्चे, डिवेंचर का कॉस्ट निकालना फिर भी इजी था, बिकॉज डिवेंचर को इंटरेस्ट पे करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स का कॉस्ट निकालना फिर भी इजी था, बिकॉज उनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है। डिवेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है। पर इक्विटी शेयर होल्डर्स का केई निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनको फिक्स कुछ नहीं मिलता है। तो व्हाट इज केई? तो फिर केई होता क्या है बच्चे? केई एक इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। हम पहली बात तो केई किसको बोलते हैं, तो वहां से जहां से कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टार्ट किया था, केई इज नथिंग बट क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स के एक शेयर। अब देखो ना, प्रेफरेंस डिविडेंड देना मैंडेटरी तो होता नहीं, इक्विटी डिविडेंड देना मैंडेटरी तो होता नहीं। कई कई कंपनियां कई साल इक्विटी डिविडेंड देती ही नहीं है। टाटा मोटर्स ने कई साल इक्विटी डिविडेंड नहीं दिया, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि उसकी कोई कॉस्ट ही नहीं है, तो मतलब शेयर होल्डर्स ने फ्री में पैसा दे दिया है। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। तो शेयर होल्डर्स ने फ्री में पैसा नहीं दिया होता, उनको कुछ तो उसको देना पड़ेगा। पर वो क्या देना है, जो शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करेंगे वो देना है। अब एक्सपेक्टेशन कैसे निकले? कोई फिक्स एक्सपेक्टेशन तो होती नहीं। तो फिर इसके लिए, क्योंकि एक फिक्स एक्सपेक्टेशन नहीं है, इसलिए बच्चे केई निकालने का कोई एक मॉडल भी नहीं है। और टोटल केई निकालने के कितने मॉडल हैं? 6 मॉडल्स हैं। क्योंकि कोई फिक्स एक्सपेक्टेशन नहीं है, इसलिए केई निकालने का कोई एक मॉडल भी नहीं है। और कितने मॉडल हैं केई निकालने के? 6 मॉडल्स हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ केई। क्योंकि सर कौन सा सही है? कोई भी नहीं, क्योंकि अगर एक सही होता तो फिर वही लगता, बाकी क्यों लगते? तो क्योंकि 6 के 6 लग रहे हैं, इसलिए टेक्निकली हर एक में कुछ ना कुछ खामियां है। और दूसरा, जो केई की कॉस्ट है, ये भी कौन सी कॉस्ट होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट ही होती है। वैसे ये लिखना नहीं चाहिए, हम केआरई में लिखेंगे, ये हम केआरई में लिखेंगे। एक्सप्लिसिट होता है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, जो कॉस्ट आपकी जेब से जा रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और जो कॉस्ट आपकी जेब से नहीं जा रही है, दैट इज कॉल्ड क्या? इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, सो के इज एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। और एक्सपेक्टेशन निकालने के कितने मॉडल्स हैं? 6 मॉडल्स हैं। हमें ये 6 मॉडल सीखने होते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ केई। तो आइए पहले हम 4 मॉडल सीखते हैं, फिर 2 बाद में सीखेंगे। मॉडल्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ केई, मॉडल्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ केई। तो आइए जी, सब मॉडल एक ही बात करते हैं कि शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है, बस उनकी एक्सपेक्टेशन निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है।
पहला होता है डिविडेंड प्राइस मॉडल, जिसका दूसरा नाम है डिविडेंड यील्ड मॉडल। डिविडेंड प्राइस मॉडल या डिविडेंड यील्ड मॉडल, ये मॉडल कहता है कि एक शेयर होल्डर कंपनी से सिर्फ डिविडेंड एक्सपेक्ट करता है और जितना डिविडेंड आज आप उसको दे देते हो वो वही एक्सपेक्ट करता है, उसमें कोई ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं करता। और आज मान लो आपका शेयर 200 रुपए का है, वेदांता का शेयर आज 300 रुपए का है। पिछले साल वेदांता ने मान लो 30 रुपए का डिविडेंड दिया, तो मैं अगले साल भी 30 की उम्मीद करूंगा, और शेयर आज मैंने 300 का ले लिया है। तो बताओ मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है? के इज इक्वल टू डीपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस इंटू 100। सिंपल, K is equal to DPS divided by MPS into 100. This is my expectation. और assumption है कि DPS and MPS will always remains the same. DPS and MPS will always remains the same. ये assumption है इस मॉडल की। अब आप कहें जी गलत है, हाँ तो फिर गलत है, क्या कर सकते हैं? तभी तो 6 मॉडल है। ये मॉडल मान के चलता है कि शेयर होल्डर्स की कंपनी से एक ही एक्सपेक्टेशन है डिविडेंड, और जितना डिविडेंड आपने आज दिया है वो डिविडेंड हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट ही रहता है। आज के भाव पे उसने शेयर खरीद लिया है और वो डीपीएस एक्सपेक्ट करता है, हेंस के इज इक्वल टू डीपीएस डिवाइड बाय एमपीएस इनटू 100। बहुत सिंपल मॉडल है। दूसरा मॉडल है अर्निंग प्राइस मॉडल, या जिसका दूसरा नाम है अर्निंग यील्ड मॉडल। अर्निंग प्राइस मॉडल या फिर अर्निंग यील्ड मॉडल। सो अर्निंग प्राइस मॉडल, ये मॉडल मान के चलता है कि शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन डीपीएस नहीं होती, शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन ईपीएस होती है। तो एज पर दिस मॉडल के इज इक्वल टू ईपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस इंटू 100। सर ये आईआरआर नहीं है? हाँ बच्चे, ये भी आईआरआर है। ये भी आईआरआर है कि एक डिविडेंड परपेचुटी तक सेम रहेगा, किस रेट पे? उसकी वैल्यू एमपीएस के बराबर है। तो दिस इज कैलकुलेशन ऑफ आईआरआर इन केस ऑफ परपेचुअल कैश फ्लो। ये भी आईआरआर है। सारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ आईआरआर ओनली। सारे आईआरआर ही होते हैं। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लोग आईआरआर ही निकाल रहे होते हैं। सो एज पर दिस मॉडल के इज इक्वल टू ईपीएस डिवाइड बाय एमपीएस इंटू 100, और अजम्पशन है कि ईपीएस और एमपीएस हमेशा क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। ईपीएस एंड एमपीएस विल ऑलवेज रिमेन्स द सेम। तीसरा, हाँ ये है मेन असली, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, जिसका दूसरा नाम होता है गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। ये मॉडल किसने दिया था? मायरन गॉर्डन ने दिया था, इसलिए इसको गॉर्डन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ये मॉडल किसने दिया था? मायरन गॉर्डन ने दिया था, इसलिए इस मॉडल को किस नाम से जाना जाता है? गॉर्डन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। सो आइए डिविडेंड ग्रोथ मॉडल और गॉर्डन ग्रोथ मॉडल की चर्चा करते हैं। बच्चे ये मॉडल कहता है कि एक शेयर होल्डर्स की दो तरह की एक्सपेक्टेशंस होती है। पहला होता है डिविडेंड यील्ड और दूसरा होता है कैपिटल गेन यील्ड। पहला कौन सा है? डिविडेंड यील्ड, और दूसरा कौन सा है? कैपिटल गेन यील्ड। ये मॉडल कहता है शेयर होल्डर की कंपनी से दो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, पहला डिविडेंड यील्ड और दूसरा कैपिटल गेन यील्ड। एक उसको डिविडेंड चाहिए, दूसरा शेयर का भाव भी तो बढ़ना चाहिए। जबकि पहले दो मॉडल ये नहीं मानते, वो कह रहे शेयर का भाव छोड़ो। ये मॉडल कहता है ऐसे नहीं होता साहब। शेयर होल्डर कंपनी से दो एक्सपेक्टेशन रखता है, एक डिविडेंड यील्ड और दूसरा कैपिटल गेन यील्ड। और दूसरी इस मॉडल की एक बड़ी खतरनाक अजम्पशन है कि जिस रेट पे शेयर का भाव बढ़ेगा उसी रेट पे हर साल डिविडेंड भी बढ़ेगा। जिस रेट पे शेयर का भाव बढ़ेगा उसी रेट पे हर साल क्या बढ़ेगा? डिविडेंड भी बढ़ेगा। ये इस मॉडल की अजम्पशन है। जिस रेट पे शेयर का भाव बढ़ेगा उसी रेट पे हर साल डिविडेंड यील्ड भी बढ़ेगा, विच इज नोन एज जी। सो एज पर दिस मॉडल K इज इक्वल टू डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड क्या है? D1 डिवाइड बाय P0, DPS अपॉन MPS। बस DPS को D1 लिखा है, क्यों लिखा है अभी बताता हूं। D1 डिवाइडेड बाय P0 MPS प्लस G। तो एज पर दिस मॉडल K इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाय P0 प्लस G। बच्चे फिर बार बार बोलूंगा आईआरआर है।
हमने पढ़ा था IRR इन केस ऑफ ग्रोइंग परपेचुटी, जहां परपेचुटी हर साल एक कांस्टेंट रेट पे क्या करती रहती है, ग्रो करती रहती है। जहां परपेचुटी हर साल एक कांस्टेंट रेट पे क्या करती रहती है, ग्रो करती रहती है। तो परपेचुटी के फॉर्मूले से बना है, अब उसको डेरिवेशन तो हमने क्लास में सीखे, रिवीजन में को डेरिवेशन सीखने का टाइम थोड़ा है। सो K इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाय P0 प्लस G। व्हाट इज D1 डिवाइड बाय P0? डिविडेंड यील्ड। व्हाट इज G? कैपिटल गेन यील्ड। सर व्हाट इज D1? क्योंकि पिछले फॉर्मूला में तो हमने ऐसा नहीं बोला। D1 का मतलब है बच्चे एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, जो कंपनी आज दे रही है कि अगले साल देगी, जो कंपनी अगले साल देगी। सर D0 नहीं लेना है, वो कह रहा है नहीं D0 नहीं लेते। किसी भी चीज का आज का प्राइस उसके फ्यूचर डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू के बराबर होता है। तो फ्यूचर का डिविडेंड लेना है, आज का डिविडेंड तो मिल गया, आज का डिविडेंड तो मिल गया, उसको छोड़ो। एक्सपेक्टेड डिविडेंड शेयर होल्डर्स के ही क्या था, एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर। तो ये मॉडल कहता है कि D1 लेना चाहिए। D1 क्या है? एक्सपेक्टेशन। कई बार सवाल जान के आपको D0 दे देगा। सर D0 क्या है? प्रेजेंट या पास्ट का डिविडेंड पर शेयर। हमें ये नहीं चाहिए। और अजम्पशन मैंने अभी पढ़ाई थी, ये मॉडल मान के चलता है कि डिविडेंड हर साल ग्रो करेगा। किस रेट पे? G के रेट पे। तो फिर हमें D1 निकालना पड़ेगा, एंड D1 इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस G। D1 इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस G। तो एज पर दिस मॉडल K इज इक्वल टू, अगर मैं इस फॉर्मूले को और रिफाइन करूं तो K इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस G डिवाइडेड बाय P0 प्लस G। सो अंग्रेजी बड़े ध्यान से पढ़ना, सवाल बहुत तंग करता है। कई बार वो D0 दे देगा, कई बार वो D1 दे देगा, इंस्टीट्यूट को खुद भी पता नहीं लगता। और सर कई बार सवाल पढ़ के पता भी नहीं लगता कि D0 दिया हुआ है कि D1 दिया हुआ है। तो फिर इंस्टीट्यूट आप अजम्पशन लिख के आना पेपर में। अगर आपको ना मान लो सिंपल लिखा है डिविडेंड पर शेयर 2 रुपए, आपको ख्वाब आएगा ये D0 है कि D1 है, तो आप इसको वैसे तो D0 लेके कर दीजिएगा, बट स्टिल नोट लिख के आइएगा। अगर कुछ नहीं लिखा आप D0 मान के कर दीजिएगा और नोट लिख के आइएगा, इनका कुछ नहीं पता ये क्या कर देंगे। सो बेटर है आप नोट लिख के आइए आपने क्या मानना है, ठीक है। दूसरी बात, सर ये G कहां से आएगा? सर बच्चे G इज ग्रोथ। G इज क्या? ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट बच्चे दो तरह का होता है। G दो तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। पहला होता है सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, SGR, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, और दूसरा होता है CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। पहला कौन सा है? SGR, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। दूसरा CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। गॉर्डन ने ये वाला दिया था, गॉर्डन ने SGR दिया था, CAGR अलग कॉन्सेप्ट है। गॉर्डन ने SGR दिया था, एंड एज पर दिस मॉडल G इज इक्वल टू B इंटू ROE। इंस्टीट्यूट इसको R लिख देता है, तो B इंटू R। एज पर दिस मॉडल G इज इक्वल टू B इंटू R। सर व्हाट इज B? बच्चे B था रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन रेशियो। सर व्हाट इज R? R इज रिटर्न ऑन इक्विटी। अब रिटर्न ऑन इक्विटी तो आपने बहुत पढ़ा है, पैट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड्स या इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। पैट डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स इज रिटर्न ऑन इक्विटी। और B क्या है? रिटेंशन रेशियो। मान लो एक कंपनी 10 रुपए EPS कमाती है, 6 रुपए डिविडेंड देती है, तो 6 रुपए क्या हो गई? पे आउट रेशियो। 6 रुपए क्या हो गई? पे आउट रेशियो। और 4 रुपए इज रिटेंशन रेशियो। तो रिटेंशन रेशियो कैसे निकलेगा? रिटेन्ड अर्निंग्स डिवाइडेड बाय EPS इंटू 100, या 100 माइनस पे आउट रेशियो इज ऑल्सो क्या? रिटेंशन रेशियो। मान लो एक कंपनी की 60% EPS कंपनी डिविडेंड बांटती है, तो पे आउट रेशियो 60%, तो रिटेंशन रेशियो कितना हो गया? 40%। क्लियर हो गई ना बात? सो पे आउट रेशियो 60 है, रिटेंशन रेशियो 40 है। सो इस तरीके से आपको ये निकालना पड़ सकता है B। तो इस फॉर्मूले का मैंने लॉजिक आपको दिया था क्लास में बड़े अच्छे से, अब नहीं चाहिए, छोड़ो। आपकी क्लास में एग्जाम्पल लिखवाया हुआ है, वहां जाके देख लेना कि ये B इंटू ROE से G कैसे आ जाता है। क्योंकि चलो थोड़ा सा बताते हैं, ऐसे नहीं रहा जाता, क्या करें। अजम्पशन है गॉर्डन की, गॉर्डन मॉडल के हमने अजम्पशन लिखे थे, आपने थ्योरी में पढ़ने हैं। अजम्पशन है गॉर्डन मॉडल की कि हम बाजार से पैसा नहीं लेंगे, ग्रो करना है तो अपने ही पैसे को रिटेन करेंगे। बाजार से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं लेंगे,
अगर आपको ग्रो करना है तो आप अपने ही पैसे को रिटेन करेंगे और उसके ऊपर जिस रेट पे आप कमाएंगे उसी रेट पे आपका ग्रोथ होगा। मैंने 1 to 1 प्रूव करके दिखाया था, अभी हमें वो प्रूफ की जरूरत नहीं होती। तो एज पर दिस मॉडल जी इज इक्वल टू क्या, बी इंटू आर। तो अगर बी जीरो है तो इस मॉडल में जी भी जीरो होना चाहिए। पर हमारे कई सवाल है बुक में, इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है जहां लिखा होता है पे आउट रेशियो इज 100%, जी 15%। ना बंदा पूछे अगर पे आउट रेशियो 100% है तो भाई जी कहां से आ गया? क्योंकि अगर पे आउट रेशियो 100% है मतलब रिटेंशन रेशियो जीरो है, तो रिटेंशन रेशियो जीरो है तो जी किसके घर से आ गया भाई? पर आ गया तो आ गया, पेपर तो ऐसे ही चलते हैं। ठीक है ना? सो ये ध्यान रखिएगा, एक एस जी आर है और दूसरा सी ए जी आर। तो ये एस जी आर हो गया। व्हाट इज सी ए जी आर? मान लो आपके इतिहास के 4 डिविडेंड्स दिए हुए हैं, आपको इतिहास के डिविडेंड्स दिए हुए हैं। सी ए जी आर के लिए हमें इतिहास के डिविडेंड चाहिए, यहां 10, यहां 12, यहां 14 और यहां 16। इतिहास के 4, चलो 16 और 18, 5 डिविडेंड दिए हुए हैं इतिहास के। सवाल कहेगा जी निकाल लो। तो जब भी उसने सी ए जी आर निकलवाना होगा, जब भी उसने सी ए जी आर निकलवाना होगा, समझ लो वो आपको इतिहास के डिविडेंड्स दे सकता है, या इतिहास का ईपीएस दे सकता है, या इतिहास का एमपीएस दे सकता है। कोई भी डेटा मिल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इतिहास का डीपीएस मिल सकता है, इतिहास का ईपीएस मिल सकता है, इतिहास का एमपीएस मिल सकता है, कोई भी डेटा मिल सकता है। आपको उस डेटा को यूज करके सीएजीआर निकालना पड़ेगा और सीएजीआर सिंपल है, कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है। ये 10 रुपया किस रेट पे 4 साल में ग्रो होके, 10 रुपया किस रेट पे 4 साल पे ग्रो होके 18 हो गया, आर निकालना है। तो 18 डिवाइड बाय 10 1.8, फोर्थ रूट 2 बार अंडर रूट -1 इंटू 100, आपका आर आ गया 15.82%। में ध्यान रखना पास्ट के डीपीएस भी हो सकते हैं, ईपीएस भी हो सकते हैं और एमपीएस भी हो सकते हैं। अगर ये सवाल में मिल गए तो ये हिंट होता है कि आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, सीएजीआर निकालना है। क्लियर? सो इतिहास का डेटा मिल गया तो समझ लो क्या ढूंढना है, सीएजीआर ही ढूंढना है। फाइन। सो जिस तरह का डेटा होगा, अगर ये डेटा होगा तो एसजीआर करेंगे, ये डेटा होगा तो सीएजीआर करेंगे। इन एनी केस हमें क्या निकालना पड़ सकता है, जी निकालना पड़ सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है क्योंकि केई का सबसे ज्यादा सवाल इसी का ही आता है। ये हो गए 3 मॉडल। ऐसे ही बच्चे केई के 3 मॉडल और भी हैं, ऐसे ही केई के 3 मॉडल्स और भी हैं। नेक्स्ट है अर्निंग्स ग्रोथ मॉडल। अर्निंग्स ग्रोथ मॉडल। अगला कौन सा है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, सीएपीएम। और लास्ट होता है रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। अर्निंग ग्रोथ मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल और रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। अर्निंग ग्रोथ मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल और रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। नाउ व्हाट इज अर्निंग ग्रोथ मॉडल? अर्निंग ग्रोथ सिंपल है, जैसे डिविडेंड ग्रोथ था D0 D1 डिवाइड बाय K माइनस जी, सॉरी E1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस जी। तो एज पर दिस मॉडल K इज इक्वल टू E1 डिवाइड बाय P0 प्लस जी। अच्छा मैं एक बात बतानी भूल गया, कई बार सवाल आपको K ही दे देगा और कहेगा P0 निकालो, तो P0 किसके बराबर होगा, D1 डिवाइडेड बाय K माइनस जी। ये भी बहुत क्वेश्चन आता है पेपर में। P0 किसके बराबर है, D1 डिवाइडेड बाय K माइनस जी। तो क्वेश्चन आपको K ही दे देगा और कहेगा P0 निकाल लो, तो उसी को फॉर्मूले को इधर उधर करोगे, P0 इधर लेके जाओ, K नीचे लेके जाओ, माइनस जी करो, आपका आंसर आ जाएगा। सो P0 इज इक्वल टू D1। तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि सवाल में K ही मांगा है या P0 मांगा है। सो जो मांगा होगा उस अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना पड़ेगा। सो अर्निंग ग्रोथ मॉडल वो कहता है जी शेयर होल्डर आपसे E1 एक्सपेक्ट करते हैं। व्हाट इज E1? एक्सपेक्टेड ईपीएस। एक्सपेक्टेड ईपीएस कैसे निकालेंगे, एग्जिस्टिंग ईपीएस इंटू 1 प्लस जी। E1 इज इक्वल टू E0 इंटू 1 प्लस जी, एग्जिस्टिंग ईपीएस इंटू 1 प्लस जी। क्लियर है? पानी पी ले भाई, थक गए बोल बोल के। नेक्स्ट सीएपीएम मॉडल। ये मॉडल किसने दिया था, विलियम शार्प ने।
तो विलियम शार्प ने दुनिया को एक अलग तरीका बताया क्या निकालने का, के निकालने का। कह रहे आप क्या ढूंढ रहे हैं, मैंने कहा जी एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स ढूंढ रहे हैं। कह रहे एक्सपेक्टेशन ढूंढने का ये तरीका थोड़ा होता है। मैंने कहा फिर क्या तरीका होता है। वो कहता है शेयर होल्डर ये सोचेगा कि अगर ये पैसा मैं आपकी कंपनी में ना लगाऊं और बाहर कहीं लगाऊं तो मुझे कितनी रिटर्न मिल जाएगी, वही वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा। और जितनी रिटर्न वो एक्सपेक्ट करेगा वो आपकी कंपनी के रिस्क के ऊपर डिपेंड करेगी। जो रिटर्न वो एक्सपेक्ट करेगा वो आपकी कंपनी के रिस्क के ऊपर डिपेंड करेगी। तो मतलब विलियम शार्प का मानना था कि शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन रिस्क पे डिपेंडेंट होता है कि अगर हम रिलायंस में पैसे डाल रहे हैं तो रिलायंस का जैसा रिस्क होगा वैसा मेरा रिटर्न एक्सपेक्टेशन होगा। मैं एचडीएफसी बैंक में पैसा डाल रहा हूं तो एचडीएफसी बैंक का जैसा रिस्क होगा वैसा मेरा रिटर्न एक्सपेक्टेशन होगा। मैं बजाज फाइनेंस में जैसा पैसा डाल रहा हूं तो जैसा मेरा रिस्क होगा वैसा ही मेरा रिटर्न एक्सपेक्टेशन होगा। तो मैंने कहा जी फिर रिस्क कैसे निकालते हैं, ये कैसे पता लगता है। वो कह रहा है रिस्क दो तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क और दूसरा होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। विलियम शार्प कहता था रिस्क के बदले में रिटर्न मिलता है, पर रिस्क दो तरह का होता है, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क मतलब जो रिस्क आप अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल रिस्क। एंटायर स्टॉक मार्केट इज एक्सपोज टू दिस रिस्क। जैसे कोविड आ गया था 2020 में, तो क्या टाइम फिस होगी पूरी दुनिया की, यस। आप बच ही नहीं सकते, जो मर्जी कर लो। दिस इज सिस्टम का रिस्क, सिस्टम का रिस्क। देश में सरकार बदल जाए, दिस इज सिस्टम का रिस्क। तो चुनाव जो होते हैं वो एक बहुत बड़ा सिस्टमैटिक रिस्क होता है शेयर बाजार के लिए। और अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो पूरा बाजार ही गिर जाएगा, आप बच नहीं सकते उससे, आप जो मर्जी कर लीजिए। एंटायर स्टॉक मार्केट इज एक्सपोज टू दिस रिस्क। एंटायर स्टॉक मार्केट इज एक्सपोज टू दिस रिस्क। जबकि अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है कंपनी स्पेसिफिक रिस्क या इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क। कंपनी स्पेसिफिक रिस्क या इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क, दिस इज नोन एज द अनसिस्टमैटिक रिस्क। ये जो रिस्क है ये अवॉइडेबल है, आप इस रिस्क को अवॉइड कर सकते हो। जैसे मान लो एक व्यक्ति ने अपना सारा पैसा एक ही कंपनी में लगा दिया और वो कंपनी डूब गई, तो उस व्यक्ति ने जानबूझ के रिस्क लिए हुए। अपने पैसे को आपने एक कंपनी में क्यों लगाया, फैला के लगाओ, थोड़ा थोड़ा अलग अलग कंपनीज में पैसे लगाओ, ताकि डूबे भी तो एक डूबे, सारे ना डूबे। तो जो रिस्क आप जानबूझ के लेते हो जिसको अवॉइड किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड अनअवॉइडेबल रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क। विलियम शार्प कहते थे इस रिस्क के बदले में कोई रिटर्न नहीं होता, सिर्फ इस रिस्क के बदले में रिटर्न होता है। इन्वेस्टर शुड एक्सपेक्ट रिटर्न ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क एंड सच सिस्टमैटिक रिस्क इज मेजर्ड थ्रू स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट कॉल्ड बीटा। सच सिस्टमैटिक रिस्क इज मेजर्ड थ्रू स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट कॉल्ड बीटा। बाय डेफिनेशन निफ्टी का बीटा 1 होता है। तो अगर रिलायंस का बीटा 1.5 है तो इसका क्या मतलब है, अगर निफ्टी 10% भागेगा तो रिलायंस ज्यादा रिस्की है, वो 15 भाग जाएगा। और अगर निफ्टी 10% गिरेगा तो रिलायंस ज्यादा रिस्की है, वो 15% गिर जाएगा। बाय डेफिनेशन निफ्टी का बीटा 1 है। अगर किसी सिक्योरिटी का बीटा 1 से ऊपर है मतलब वो निफ्टी से ज्यादा रिस्की है, और अगर किसी सिक्योरिटी का बीटा 1 से नीचे है मतलब वो निफ्टी से कम रिस्की है। विद दिस बैकग्राउंड उन्होंने के निकालने का एक फॉर्मूला दिया। मैंने कहा जी क्या फॉर्मूला है, हमारे पेपर में तो यही आता है। कह रहे देखो कम से कम एक व्यक्ति आपसे आरएफ एक्सपेक्ट करेगा। क्या निकाल रहे हैं हम एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर निकाल रहे हैं। तो शेयर होल्डर कम से कम आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा, रिस्क फ्री रेट तो एक्सपेक्ट करेगा। रिस्क आरएफ क्या है, रिस्क फ्री रेट, कि अगर वो रिस्क नहीं लेना चाहता तो उसको इतना रिटर्न चाहिए। ये कौन सा रेट होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड का रेट या ट्रेजरी बॉन्ड का रेट। अगर किसी व्यक्ति को रिस्क नहीं लेना तो उसको कम से कम इतना रेट ऑफ रिटर्न तो चाहिए ही होता है। प्लस अब क्योंकि वो रिस्क लेने को तैयार है तो रिटर्न ज्यादा चाहिए। अब कैसे निकालें, मान लो वो कह रहे हैं मैं सारा पैसा निफ्टी में लगाऊंगा। अब निफ्टी तो 50 कंपनीज के शेयर की वेटेड एवरेज है और निफ्टी का बीटा 1 है, तो निफ्टी का रिटर्न कितना है, निफ्टी में रिस्क तो है, तो निफ्टी के रिटर्न को बोलते हैं आरएम। निफ्टी के एवरेज रिटर्न को बोलते हैं आरएम। तो मान लो रिस्क फ्री रेट आपका 8% है, निफ्टी के पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न 12% है। तो बताओ आरएम माइनस आरएफ, 1 बीटा के लिए निफ्टी कितना ज्यादा दे रहा है, 4% ज्यादा दे रहा है। तो रिलायंस का जैसा बीटा है वैसा आपका के ही होना चाहिए। 1 बीटा के लिए निफ्टी 4% दे रहा है तो रिलायंस अपने बीटा के लिए कितना दे, तो
के इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ, आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। तो आर एम माइनस आर एफ किसके बराबर है? मार्केट रिस्क प्रीमियम के बराबर है। आर एम माइनस आर एफ इज इक्वल टू मार्केट रिस्क प्रीमियम, और आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या? सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम। आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या? सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम। ठीक है, सो ये बाकी बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, मैं क्लास में तो कुछ ज्यादा ही बोल देता हूँ इसके ऊपर। सो अभी इतना बहुत है। सो दिस इज कॉल्ड क्या? CAPM मॉडल। ठीक है, सो ये 5 मॉडल हो गए। सो नेक्स्ट मॉडल है जी रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। पिछले मॉडल्स एक्सपेक्टेशन निकालते हैं, कोई कहता है डिविडेंड के बेस पे, कोई कहता है EPS के बेस पे, और CAPM कहता था ना जी ना, शेयर होल्डर तो रिस्क के बेस पे एक्सपेक्ट करता है। और रिस्क में भी कौन सा रिस्क? सिर्फ और सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क, जिसका मेजरमेंट होता है बीटा के जरिए। बच्चे रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच होता है कि जो भी एक इक्विटी शेयर का पास्ट रियलाइज्ड रिटर्न है, वही एक शेयर होल्डर आगे जाके एक्सपेक्ट करता है। जो एक इक्विटी शेयर का पास्ट रियलाइज्ड रिटर्न है, वही एक शेयर होल्डर आगे जाके भी एक्सपेक्ट करता है। तो रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच कहता है भाई, तुम इतिहास का इस शेयर का एक्चुअल रिटर्न निकाल लो, तुम इतिहास का इस शेयर का एक्चुअल रिटर्न निकाल लो, और मान के चलो शेयर होल्डर्स आगे भी वही एक्सपेक्ट करेंगे, और उसी का नाम है क्या? रियलाइज्ड यील्ड। इतिहास का इस शेयर का एक्चुअल रिटर्न निकाल लो, मान के चलो कि शेयर होल्डर्स आगे भी वही एक्सपेक्ट करेंगे, तो उसी का नाम है क्या? रियलाइज्ड यील्ड। ठीक हो गई बात। अब ये रियलाइज्ड यील्ड निकलेगा कैसे? सो बच्चे इसमें 3 तरह के सवाल आते हैं। पहला आता है व्हेन डेटा ऑफ ओनली 1 ईयर इज गिवन, व्हेन डेटा ऑफ ओनली 1 ईयर इज गिवन, कि पिछले 1 साल का ही डाटा दिया हुआ है। तो इस तरह से डाटा दिया रहता है कि यहां पे शेयर का प्राइस था 100 रुपया, यहां पे शेयर का प्राइस हो गया 150, ड्यूरिंग द ईयर शेयर ने 10 रुपए डिविडेंड दिया। तो हम कहते हैं K इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100। भाई 10 रुपया तो उसने डिविडेंड ही दिया, और 50 रुपये उसका भाव बढ़ गया, P1 माइनस P0, तो मतलब आपको 100 टोटल 60 रुपीज का फायदा हुआ। और आज शेयर कितने का खरीदा था? 100 का, तो आपका के कितना होगा? 60%। सो ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जहां एक ही साल का डाटा दिया होगा। दूसरा आएगा व्हेन मोर देन 1 ईयर डेटा इज गिवन, व्हेन डेटा ऑफ more than 1 year is given, when data of more than 1 year is given, तो फिर आपको कुछ ऐसे डाटा दिया रहेगा। आपको हर, मान लो 4 साल का, हर साल के प्राइजेस गिवन है, यहाँ 100 रुपए, यहाँ 121 रुपए, 150 रुपए, 170 रुपए, और हर साल का डिविडेंड गिवन है 12, 13 और 14। तो फिर हर साल का रिटर्न निकालो, 3 रिटर्न निकलेंगे। हर साल का रिटर्न निकालो और उसकी क्या कर दो? ज्योमेट्रिक मीन। मैंने स्पेशली बोला था इंस्टीट्यूट को पता नहीं क्या हो जाता है, यहां आके ये लोग ज्योमेट्रिक मीन करते हैं, नहीं तो ज्यादातर ये लोग सिंपल एवरेज ही करते हैं, पर यहां आके इनको कुछ हो जाता है और वो कहते हैं क्या निकालो? ज्योमेट्रिक मीन। तो हमने क्लास में किया हुआ है। तीसरा आता है कुछ इस तरह का सवाल कि आज शेयर का प्राइस 100 रुपया है, 4 साल उसने डिविडेंड दिया 12, 13, 14, 15, यहां जाके प्राइस हो गया 150, रियलाइज्ड यील्ड निकालो। अब बच्चे अब हर साल का रिटर्न निकाल ही नहीं सकते क्योंकि बीच के प्राइस ही नहीं दिए हुए आपको। तो फिर ऐसी सिचुएशन में रियलाइज्ड यील्ड इज कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ IRR, कि आज आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा तो सारे इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू को 100 के इक्वेट कर दो, आपका क्या निकल आएगा? रियलाइज्ड यील्ड निकल आएगा। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा
कि रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच में 3 तरह के सम हमें मिलेंगे। 1 साल का डेटा, 1 से ज्यादा साल का डेटा, और ज्यादा साल वाले में ये लोग ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं। और तीसरा, अगर बीच के प्राइजेस वो देगा ही नहीं तो समझ लो आपको क्या निकालना पड़ेगा, IRR निकालना पड़ेगा। सो दैट्स इट अबाउट केई। ये केई के सारे मॉडल्स हमने आपको अच्छे से समझा दिए, ठीक है। केई के बाद बच्चे लास्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है कौन सा, KRE, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स ब्रैकेट में क्या, KRE। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स ब्रैकेट में KRE। तो केई के बाद हम निकालते हैं KRE। अब बताओ, क्या KRE की कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है ना, KRE को कोई डिविडेंड नहीं देते, कोई कुछ नहीं देते, तो KRE की कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं होती। KRE की सिर्फ क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, जिसको दूसरे शब्दों में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोला जाता है। बताओ KRE किसके ऊपर निकलेगा, या KRE कब यूज करेंगे, जब आपने प्रोजेक्ट को रिटेन्ड अर्निंग से फाइनेंस कर लिया तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ KRE। जब आपने प्रोजेक्ट को रिटेन्ड अर्निंग से फाइनेंस कर लिया देन योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्या, KRE। अब KRE क्या है बच्चे, रिटेन्ड अर्निंग्स पैसा किसका है, शेयर होल्डर्स का। तो जो शेयर होल्डर्स केई के ऊपर एक्सपेक्ट करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर, वही वो रिटेन्ड अर्निंग्स के ऊपर भी एक्सपेक्ट करते हैं। हेंस KRE इज ऑल्सो इक्वल टू क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। बच्चे ये पैसा भी तो शेयर होल्डर्स का ही है ना, तो शेयर होल्डर्स अगर इक्विटी शेयर कैपिटल पे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बच्चे वो फिर KRE के ऊपर भी वही एक्सपेक्ट करते हैं। हेंस द मॉडल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ KRE इज सेम एज इन केस ऑफ KEI। तो KRE is calculated in similar manner as KEI. KRE is calculated in similar manner as a KEI। सब कुछ सेम होता है, 6 के 6 मॉडल वैसे ही होते हैं, बस एक अंतर है, नो फ्लोटेशन कॉस्ट इन केस ऑफ KRE। KRE में बच्चे फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बच्चे, KRE किसी को इशू थोड़ा करना है, इक्विटी शेयर तो इशू करने हैं, तो इशू करने हैं तो उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर होती है। और दूसरा, KRE इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, KRE इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ MPS। यहां नेट प्रोसीड्स नहीं यूज होता, ऑन द बेसिस ऑफ MPS इंस्टेड ऑफ नेट प्रोसीड्स। तो सर नेट प्रोसीड्स तो यहां भी यूज नहीं होता, नहीं बच्चे, यहां जो P0 होता है ना ये नेट प्रोसीड्स ही होता है। यहां जो P0 होता है नेट प्रोसीड्स ही होता है, इशू प्राइस ही होता है। हाँ, इशू प्राइस दिया नहीं रहता तो हम क्या ले लेते हैं, मार्केट प्राइस, वो मैं अभी चर्चा करता हूं थोड़ी देर में। पर यहां जो P0 होता है वो नेट प्रोसीड्स ही होता है। मतलब अगर फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन है तो हम माइनस करेंगे ना, पर KRE निकालते टाइम ना तो फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करनी है और नेट प्रोसीड्स तो कभी लेना ही नहीं है। हमेशा क्या लेना है, मार्केट प्राइस, क्योंकि KRE कौन सा इशू करना है, नेट प्रोसीड्स कब यूज करते हैं, जब आप इशू करते हैं। पर KRE क्योंकि इशू नहीं करना, इसलिए KRE में कभी भी नेट प्रोसीड्स को यूज नहीं करते हैं। क्लियर है। सो मान लो आपने KRE निकालना है तो पहले निकाल लो KEI, किसके बेसिस पे, MPS के बेसिस पे, बिना फ्लोटेशन कॉस्ट। फिर दो एडजस्टमेंट इसमें और भी हो सकते हैं, KRE इज इक्वल टू KEI इंटू 1 माइनस TP इंटू 1 माइनस R। सर व्हाट इज दिस TP, शेयर होल्डर का पर्सनल टैक्स रेट, शेयर होल्डर का पर्सनल टैक्स रेट। एंड सर व्हाट इज R, शेयर होल्डर का ब्रोकरेज रेट, शेयर होल्डर्स का ब्रोकरेज रेट। ये कई बार इसको भी फ्लोटेशन कॉस्ट लिख देते हैं, ध्यान रखना। स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है वहां इसको भी फ्लोटेशन कॉस्ट लिखा है। सर ये क्या किया आपने, मान लो आपने KEI निकाला 16%, पर बच्चे KEI तो कंपनी कमाएगी। अब यही पैसा अगर आप शेयर होल्डर्स को दोगे तो सबसे पहले तो वो 20% उनका टैक्स ही कट जाएगा, उनकी रिटर्न कम हो जाएगी क्योंकि पर्सनल टैक्स रेट है। और जब वो इन्वेस्ट करने जाएंगे तो मान लो 2% ब्रोकरेज लग जाएगी, उनकी रिटर्न और कम हो जाएगी। तो व्हाट इज KRE के पहले KEI निकाल लो ऑन द बेसिस ऑफ MPS या बिना फ्लोटेशन कॉस्ट के, और फिर उसमें ये दो एडजस्टमेंट्स कर दो। अब सवाल में जितना डाटा दिया होगा हम उतना ले लेंगे। सोचो ना, सवाल में फ्लोटेशन कॉस्ट है,
ना ब्रोकरेज है, ना ही पर्सनल टैक्स रेट है, तो केई और केआरई क्या होंगे? सेम होंगे। केआरई केई के बराबर हो सकता है, केआरई केई से कम हो सकता है, बट किसी भी हालत में केआरई जो है वो केई से ज्यादा नहीं हो सकता। किसी भी हालत में केआरई जो है वो केई से ज्यादा नहीं हो सकता। कम हो सकता है, बराबर हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। सो केआरई में कुछ भी नया नहीं था, सेम मॉडल है जो हम इक्विटी में करते हैं, बस केआरई इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एमपीएस। ठीक हो गई बात। सो दैट्स इट। सो ये हमारे सारे इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात हो गई कि इंडिविजुअल सोर्स ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकाली जाती है। कुछ बातों का ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां लिख देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक दो बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहला कि इफ बोथ market price and net proceeds is given, then first preference is net proceeds except in case of KRE। क्योंकि केआरई में तो हमेशा ही क्या यूज होता है? मार्केट प्राइस। तो बच्चे अगर नेट प्रोसीड्स और मार्केट प्राइस दोनों दिए हैं तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस नेट प्रोसीड्स है। हमारी बुक में ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां नेट प्रोसीड्स भी दिया होता है और मार्केट प्राइस भी दिया होता है। तो अगर दोनों दिए हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपने किसको देनी है? नेट प्रोसीड्स को ही देनी है। हाँ, केआरई में मार्केट प्राइस, केआरई में तो नेट प्रोसीड्स होता ही नहीं है। ठीक है। इफ मार्केट प्राइस and flotation cost is given but issue price is not given, market price and flotation cost is given then issue price is not given, then हम net proceeds निकाल लेंगे। कैसे? मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फिर मार्केट प्राइस में से ही फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करके आप क्या ले लीजिए? नेट प्रोसीड्स ले लीजिएगा। सो ये ध्यान रखिएगा, ये दिक्कत आती है बच्चों को। तीसरी बात, आपको जो मार्केट प्राइस लेना है वो हमेशा एक्स डिविडेंड या एक्स इंटरेस्ट ही लेना है, कम डिविडेंड नहीं लेना है। अगर कम डिविडेंड दिया हुआ है, अगर कम डिविडेंड मार्केट प्राइस दिया हुआ है तो उसमें से D0 माइनस कर दो तो आपका एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस आ जाएगा। अगर कुछ नहीं बताया फिर तो बात ही छोड़ दो ना। पर अगर कम डिविडेंड मार्केट प्राइस दिया हुआ है तो उसमें से डिविडेंड माइनस कर दीजिए और आपका कौन सा प्राइस आ जाएगा? एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस आ जाएगा। सो आपको कम डिविडेंड कभी नहीं लेना, हमेशा कौन सा भाव लेना है? एक्स डिविडेंड प्राइस लेना है, कम डिविडेंड प्राइस आपने नहीं लेना है। सो ये ध्यान रखना। ठीक है। सो ये दो तीन बातें थी जो करनी जरूरी थी, वो हो गई। बस जी, अब तो इसके बाद तो कोई चैप्टर ही नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कुछ नहीं है बच्चे, बिल्कुल सिंपल सा मामला है। आपका केडी, मान लो आपने एक प्रोजेक्ट लगाया और 4 सोर्स से पैसा रेज किया। आपने डिवेंचर से रेज किया, आपने इक्विटी से रेज किया, आपने प्रेफरेंस शेयर से रेज किया, आपने रिटेन्ड अर्निंग से रेज किया। आपने सबकी कॉस्ट निकाल ली। कॉस्ट निकालनी हमें आ गई, केडी आ गया 12%, केई आ गया 16%, केपी आ गया 13%, केआरई आ गया 15%। अब आपने कितना कितना पैसा रेज किया, इसको बोलते हैं वेट्स। आपने टोटल 10 लाख रुपया रेज किया, 2 लाख यहां से किया, 4 लाख यहां से किया, 3 लाख यहां से किया, 1 लाख यहां से किया। क्वेश्चन कहेगा केओ निकाल दो, तो केओ कैसे निकलेगा? वेटेड एवरेज। तो वेट से यहां निकाल लेते हैं। दिस इज 0.2, 0.4, 0.3 और 0.1। दिस इज एक्स, दिस इज डब्ल्यू। एक्स डब्ल्यू निकाल लो, ये आपका आ गया क्या? केओ। बात खत्म। एक्स डब्ल्यू निकाल लो, ये आपका केओ आ गया। सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना तो बहुत ही सिंपल है। सारी मेहनत किसके ऊपर है? सारी मेहनत इनके ऊपर है जो हमने ऊपर कर ली है। वेटेड एवरेज करना तो बहुत इजी है, बस एक दो बातों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। सुनिए बच्चे, वेटेड एवरेज में आपको ये देखना होता है कि वेट्स कौन से लेने हैं। टाइप्स ऑफ वेट्स।
वेटेड एवरेज में आपको वेट्स कौन से लेने हैं? 3 तरह के वेट्स होते हैं, 3 तरह के वेट्स होते हैं। एक होते हैं बुक वैल्यू वेट्स, बुक वैल्यू वेट्स, दूसरे होते हैं मार्केट वैल्यू वेट्स, मार्केट वैल्यू वेट्स, और तीसरे होते हैं टारगेट वैल्यू वेट्स। बुक वैल्यू वेट्स, मार्केट वैल्यू वेट्स और टारगेट वैल्यू वेट्स, तो 3 तरह के वेट्स होते हैं। बुक वैल्यू वेट का क्या मतलब है? बैलेंस शीट वैल्यूज को वेट ले लीजिए, बैलेंस शीट वैल्यूज ही आपके वेट्स हैं, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। बैलेंस शीट में क्या गिवन होती है? फेस वैल्यू, शेयर्स की फेस वैल्यू, प्रेफरेंस शेयर्स की फेस वैल्यू, डिवेंचर की फेस वैल्यू, वही आपके वेट्स है। तो बुक वैल्यू वेट्स का तो सिंपल मतलब है कि बैलेंस शीट में जो वैल्यूज गिवन है वही आपके क्या है? वेट्स है। मार्केट वैल्यू वेट्स बच्चे आपको ढूंढने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स इंटू मार्केट प्राइस पर डिवेंचर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इंटू मार्केट प्राइस पर शेयर, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इंटू मार्केट प्राइस पर शेयर। तो मार्केट वैल्यू वेट्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। तीसरे होते हैं टारगेट वैल्यू वेट्स। जैसे मैंने ये बताया कि आपने एक नया प्रोजेक्ट लगाया, इतना पैसा यहां से लिया, यहां से लिया, यहां से लिया, टोटल 10 लाख, ये आपके टारगेट वैल्यू वेट्स है। जबकि ये दोनों किसके लिए हैं? एग्जिस्टिंग, जो कैपिटल आप ऑलरेडी इशू कर चुके हैं, यहां उसकी बात हो रही है। टारगेट वैल्यू वेट्स कौन सी कैपिटल में यूज होंगे? जहां आप फ्रेश कैपिटल रेज करेंगे, तो फिर वहां एग्जिस्टिंग वेट का तो कोई मतलब नहीं है ना। बुक वैल्यू वेट्स और मार्केट वैल्यू वेट्स बच्चे एग्जिस्टिंग वेट्स हैं, पर जहां आप फ्रेश इशू करेंगे वहां आपको एग्जिस्टिंग वेट्स नहीं लेने होते, वहां आपको कौन से वेट्स लेने हैं? टारगेट वैल्यू वेट्स ही लेने हैं। सो फिलहाल हम इस पे बात करते हैं। बुक वैल्यू वेट पे तो बच्चे मुझे कोई बात करनी ही नहीं है। मार्केट वैल्यू वेट्स में आपको एक दो बातों का ध्यान रखना है। तो मार्केट वैल्यू वेट में पहली बात, लोन की कोई मार्केट वैल्यू तो बच्चे होती नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में बुक वैल्यू को ही किसके बराबर ले लेना है? मार्केट वैल्यू वेट्स के बराबर ले लेना है। दूसरी बात, रिटेन्ड अर्निंग्स की कोई सेपरेट मार्केट वैल्यू नहीं होती। रिटेन्ड अर्निंग्स हैज नो सेपरेट मार्केट वैल्यू। रिटेन्ड अर्निंग्स की कोई सेपरेट मार्केट वैल्यू नहीं होती। रिटेन्ड अर्निंग्स की कोई सेपरेट मार्केट वैल्यू नहीं होती। तो फिर क्या होता है बच्चे? जो शेयर का भाव होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये दो चीजों की वैल्यू होती है। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल की भी वैल्यू है और इसमें रिटेन्ड अर्निंग्स की भी वैल्यू है। तो मान लो किसी कंपनी के 1 लाख शेयर हैं और 20 रुपए का शेयर है, तो कंपनी की मार्केट वैल्यू 20 लाख है। ये दोनों की वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं? हम चुपचाप, अब मुझे तो अलग अलग वेट चाहिए, इक्विटी का अलग चाहिए, रिटेन्ड अर्निंग का अलग चाहिए, तो दोनों की बुक वैल्यू की रेशो में हम 20 लाख को बांट देते हैं, जिससे हमारे दोनों के वेट्स अलग अलग आ जाते हैं, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स की कोई सेपरेट मार्केट वैल्यू नहीं होती। तो जो शेयर्स की मार्केट वैल्यू होती है वो दोनों की होती है, इक्विटी शेयर की भी और रिटेन्ड अर्निंग्स की भी। और मुझे तो वेट्स अलग अलग चाहिए, तो हम क्या करते हैं? हम टोटल 20 लाख को बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी और रिटेन्ड की रेशो में बांट देते हैं, तो हमारे पास दोनों के वेट्स क्या निकल के आ जाते हैं? अलग अलग निकल के आ जाते हैं। क्लियर हो गई बात? सो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कौन से वेट्स अच्छे हैं? मार्केट वैल्यू वेट्स ही लगाने हैं। अगर सवाल साइलेंट है तो मार्केट वैल्यू वेट्स ही लगाने हैं। फिर मैंने यहां एक दो बातें और बताई हुई हैं। मान लो क्वेश्चन में 3 सोर्स हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, तीनों की मार्केट वैल्यू गिवन है। सवाल साइलेंट है, कौन सा वेट लगाना है? तो कौन सा लगाना है? मार्केट वैल्यू वेट, क्योंकि तीनों की मार्केट वैल्यू गिवन है और सवाल साइलेंट है। मार्केट वैल्यू वेट्स अच्छे होते हैं तो आप मार्केट वैल्यू वेट्स ही लगाएंगे। मान लो 3 सोर्स हैं, इक्विटी, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी की मार्केट वैल्यू गिवन है, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर की मार्केट वैल्यू है नहीं, और क्वेश्चन साइलेंट है, कौन से वेट लगाने हैं बच्चे? अब आप लगाएंगे बुक वैल्यू वेट्स, कारण सबकी मार्केट वैल्यू है ही नहीं, तो मैं कहां से लगा दूं मार्केट वैल्यू वेट्स? केस नंबर 3, इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू गिवन है, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर की मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है, और क्वेश्चन जबरदस्ती कर रहा है मार्केट वैल्यू वेट्स लगाओ। इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू गिवन है, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर की मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है, क्वेश्चन जबरदस्ती कर रहा है कि मार्केट वैल्यू वेट्स लगाओ, तो फिर बच्चे बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू के बराबर मान लो।
तो ये 3 तरह के सवाल साइलेंट वाले मैंने बोल दिए, एक बार रिपीट करके सुन लीजिएगा, आपको ध्यान आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो ये सब कराया होता है क्लास में, मैंने एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरा चैप्टर बोला है क्लास में, पूरा पूरा कॉन्सेप्चुअली आपको समझाया है। क्वेश्चंस अब आपको करने पड़ेंगे बस। ठीक है, सो बाकी बच्चे क्वेश्चन इसमें बहुत तरह के हमने किए हुए हैं, वो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट आपको भेज दूंगा। क्लियर हो गया? सो ये है हमारे टाइप्स ऑफ वेट्स। फिर इसमें एक लास्ट टॉपिक किया था हमने, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ एडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, जब सवाल कहे कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो, तो हमें एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं देखना। सवाल कहेगा हम एक नया प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, इतना पैसा यहां से लेंगे, इतना यहां से लेंगे, इतना यहां से लेंगे, तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के केस में बच्चे एक ही वेट्स होते हैं। कौन से? टारगेट वैल्यू वेट्स। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के केस में एक ही वेट्स होते हैं। कौन से? टारगेट वैल्यू वेट्स। तो एग्जिस्टिंग आपको देखना ही नहीं है, आपको तो नए वाले का आंसर निकालना है। तो जब सिर्फ, कई बार सवाल में दिया ही नए वाला होता है, कई बार एग्जिस्टिंग भी दिया होता है, नए वाला भी दिया होता है, और वो कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो, तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम सिर्फ नए वाले का आंसर निकाल देते हैं। केडी, केई, केपी सब कुछ दोबारा निकालते हैं, और वेट्स कौन से होते हैं? टारगेट वैल्यू वेट्स होते हैं। ठीक है, सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए। एक आखिरी बात मैं और बता दूं, डिबेंचर्स का एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करो। एक दो क्वेश्चंस में हमें इसकी जरूरत पड़ती है। कैलकुलेशन ऑफ इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स, कि आप क्या कैलकुलेट करके दिखाइए? इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करके दिखाइए। तो बच्चे इशू प्राइस कुछ नहीं होता, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज होता है डिस्काउंटेड एट केडी। किसी भी चीज की आज की वैल्यू, मेरा ये डायलॉग याद रखना है, मैं कैब बच में भी बोलता होता हूं, किसी भी चीज की आज की वैल्यू उससे होने वाले फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू होती है। किसी भी चीज की आज की वैल्यू उससे होने वाले फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू होती है। तो बताओ इशू प्राइस किसके बराबर होगा? एक डिबेंचर होल्डर को बॉन्ड से दो तरीके के कैश फ्लो मिलते हैं, दोनों की पीवी कर दो, तो पीवी ऑफ इंटरेस्ट प्लस पीवी ऑफ रिडीमेबल वैल्यू। और पीवी निकालने के लिए डिस्काउंट रेट क्या लेना है? केडी। केडी, बस ये ध्यान रखना। एक आधा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि डिवेंचर्स का इशू प्राइस कैलकुलेट करके दिखाओ, और एक WACC वाला सवाल है, केओ निकालना है, वहां भी हमें इसकी जरूरत पड़ जाती है। ओके, क्लियर हो गई बात? तो ये ध्यान रखिएगा। मान लो मुझे क्वेश्चन को टफ बनाना है, मुझे पता है इसको केडी निकालना है, केडी निकालने के लिए इशू प्राइस चाहिए। नेट प्रोसीड्स क्या होते हैं? इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। वो इशू प्राइस देगा ही नहीं, वो कहेगा पहले ऐसे करके इशू प्राइस निकाल लो। तो ऐसे ही है जी, एक सवाल हमने किया हुआ है क्लास में, तो वो कहता है पहले ऐसे करके इशू प्राइस निकाल लो। ठीक है, सो अगर इशू प्राइस निकालने को बोलता है तो पीवी ऑफ इंटरेस्ट प्लस पीवी ऑफ रिडीमेबल वैल्यू डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ केडी। क्लियर? सो आई होप सो मैंने अच्छे से आपको चैप्टर रिवाइज करा दिया है, एक एक कॉन्सेप्ट याद आ गया है। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी नोटबुक खोलनी है, पहले पॉइंट से चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर देना है। अब आपको सारा याद आना शुरू हो जाएगा, और सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से देख लेने हैं। अब जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भेजूंगा, बस बच्चे वो क्वेश्चंस आपने कर लेने हैं, कुछ लिख के कर लेने हैं, कुछ ओरली कर लेने हैं, दैट्स इट। बस वो क्वेश्चंस कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? सो एमसीक्यू बुक से एक बार एमसीक्यूज भी देख लीजिएगा। एमसीक्यूज वैसे आई डाउट के स्ट्रेट फॉरवर्ड तो एक आधा एमसीक्यू, 15 नंबर के एमसीक्यू आने हैं एफएम में। आई थिंक एक तो केस स्टडी आएगी 10 नंबर की, बाकी 2-4 इधर उधर से आ जाएंगे, तो एक तो केस स्टडी आ जाएगी सीधा ही। सो इंडिविजुअल एमसीक्यूज का इतना कोई महत्व नहीं होता, एमसीक्यूज तो नए आने होते हैं पेपर में। सो प्लीज ये देख लीजिएगा एक बार, ये चैप्टर हमारा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पूरा हो गया। चलिए, सो क्लास खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।